Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stats to Success. फ्रेंड्स, आज हम थियोरी पोर्शन करेंगे। मीन्स आज हम एक अच्छा सा सेशन लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये इंग्लिश और हिंदी पैडागोजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओवरव्यू देख लेते हैं आज कौन से पॉइंट्स हम करेंगे। आज पहले हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से चर हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उसके बाद हम समझेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कौन से चरण हैं उसे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम्स में। तो हम प्रकार भी देखेंगे, ठीक है, कि कौन से प्रकार हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। एंड लास्ट हम देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर वो कौन से हैं, डिटेल में हम आगे समझेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्या है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया? इसको कहते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ओके, इसमें कुछ चीजों का आदान प्रदान होता है, इम्पार्ट होता है, इम्पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज आदान प्रदान करना। ओके, एंड जैसे आदान प्रदान किसका, जैसे कि कोई भी चीज हो सकती है, कौशल का, स्किल्स, बिहेवियर भी कह सकते हैं, नॉलेज ज्ञान का हो सकता है, वैल्यूज का। दैट मीन्स कुछ भी, मान लो कुछ भी सीख सकता है बच्चा, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज का आदान प्रदान होता है। टीचर सिखा रही है, बच्चा सीख रहा है, ये सब कुछ आ जाता है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है टीचर एंड स्टूडेंट का। टीचर सिखा रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एच.सी. मॉरिसन, क्या कहते हैं एच.सी. मॉरिसन? उनका कहना है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन वन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। उनका ये कहना है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक अंतरंग संपर्क है। ओके, ये एक ऐसा कॉन्टैक्ट है, ऐसा इंटर रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, किसका? एक बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सनालिटी का लेस मैच्योर के साथ। ओके, और डिटेल में समझते हैं। अब देखो, एक और एजुकेशन सिस्टम इज ट्राइपोलर प्रोसेस। ओके, जॉन ड्यूई ने ये कहा है, जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की भी बात की है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन? जॉन ड्यूई। ओके, उनका ये कहना है कि ये जो अपना एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसे ट्राइपोलर? कैसे? इसमें फर्स्ट ट्राइपोलर, आप देखो पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि टीचर है, स्टूडेंट है एंड एनवायरनमेंट है। आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, उसमें करिकुलम आ जाता है। करिकुलम के अंदर तो आप काफी कुछ इन्वॉल्व कर सकते हो, सिलेबस आ जाता है, कंटेंट आ जाता है। ओके, एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज भी सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, तो इनका ये कहना है कि सिर्फ टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की भी जरूरत होती है, करिकुलम की भी जरूरत होती है। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज पर्पसफुल, मतलब मीनिंग निकल के आना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ओके, अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है तो मीनिंगफुल हो, कुछ पर्पस होना चाहिए। एंड द रोल ऑफ टीचर इज सिंपली टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द लर्नर्स। ठीक है, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए कि बस वो स्टूडेंट को क्या, लर्नर को क्या प्रोवाइड करे? सर्विस दे सके, मतलब उनको फैसिलिटेट कर सके। ओके, एंड एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर कैसा रोल प्ले करे? फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे। मीन्स कोई चीज थोपनी नहीं है बच्चों को खुला छोड़ना है, उनको खुद से करने दो,
उनके ऊपर बर्डन मत डालो, उनको रीइंफोर्समेंट दो, उनको मोटिवेट करो। ठीक है, टीचर का ये रोल होना चाहिए, गाइडेंस देनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद में आता है एडम्स हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, टीचिंग जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाइपोलर प्रोसेस है। उनका ये कहना है, वो क्या कहते हैं कि बस दो एस्पेक्ट हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। जबकि इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है जो जॉन डीवी ने कंसेप्ट बताया है ट्राइपोलर प्रोसेस का। ठीक है, इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें टीचर स्टूडेंट तो होते ही हैं, लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड वन इज करिकुलम, एनवायरमेंट मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर एनवायरमेंट है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, आगे बढ़। अब देख लेते, देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैंने बताया टीचिंग लर्निंग, ओके, टीचर टीच कर रहा है, लर्नर स्टूडेंट है जो सीख रहा है। ओके, और इनको क्या चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, करिकुलम चाहिए, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, पर्पसफुल हो जाती है। ओके, तो देख लेते हैं टीचिंग क्या है। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीच और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। मतलब शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है। ओके, टीच करना, कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर दिया, दूसरे पर्सन को सिखा रहा है कुछ। ओके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखा रहा है। एंड टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है उसमें मेन रोल किसका होता है, कौन प्ले करता है, टीचर करता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि स्कूल जाने से पहले जब बच्चे का टीचर कौन होता है, ये मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ था आपको, सेशन लिया था मैंने तब, कि स्कूल से पहले बच्चा जब एनवायरनमेंट में आता है, उससे पहले सोसाइटी में आता है, उससे पहले बच्चे का टीचर कौन होता है, मदर होती है। ठीक है, जब से बच्चा पैदा होता है, जब से उसका बर्थ होता है ना, उसी दिन से वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। और वो सीखता कहाँ से है, फैमिली मेंबर्स से। एंड जो मेन टीचर उसका बोला गया है वो होता है मदर। ओके, जैसे ही स्कूल में आएगा तो स्कूल में टीचर, जो उसके स्कूल की टीचर होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ओके, एंड टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स इन अ सिस्टमैटिक वे। ओके, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को एक व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करते हैं। ओके, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स जो होते हैं ना, वो एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक मैनर में अचीव किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं। ओके, प्राप्त किए जाते हैं। एंड द टीचर शुड स्टार्ट द टॉपिक विद सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज विद डे टू डे एग्जाम्पल्स। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एफिशिएंट यानी इफेक्टिव बनानी है ना, तो टीचर को क्या कहते हैं, टॉपिक ऐसे स्टार्ट करो, सिंपल चीजों से स्टार्ट करो ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ सके, और एग्जाम्पल्स ऐसे दो कि वो बच्चों के डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड हो। ओके, तो क्या बच्चा जल्दी से कैच कर लेता है ना, उनको इजीली समझ में आ जाता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर डे टू डे लाइफ से कनेक्ट रखोगे ना एग्जाम्पल, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी लर्निंग, इजीली उनको समझ में आ जाएगा एंड लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो टॉपिक ऐसे रखो, उनको टॉपिक को स्टार्ट ऐसे करो कि वो सिंपल चीजों से कनेक्टेड हो, डे टू डे लाइफ के जो उनके एक्सपीरियंसेस है, एग्जाम्पल्स है, उनसे कनेक्ट करो। ओके, एंड टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इज अ स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। शिक्षण शिक्षा के उपकरणों में से एक है। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन का एक बोलते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचिंग। ओके, एंड जिसके द्वारा एक विशेष कौशल और समझ प्रदान की जाती है। एक पर्टिकुलर फंक्शन है, क्या इम्पार्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग और स्किल डेवलप करनी है बच्चों में, तो ये होता है टीचिंग का। ओके, आई होप को टीचिंग का आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव।
टीचर का ही ये मेन रोल होता है कि अगर वो टीचिंग इफेक्टिव रखेगा ना, तो अगर उसको लर्निंग इफेक्टिव करनी है बच्चों में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव करनी है, तो उसको अपनी टीचिंग इफेक्टिव बनानी पड़ेगी पहले। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। टीचिंग अगर अच्छी होगी ना उसकी, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आगे अच्छा चलेगा। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम को प्रभावी बनाना है। टीचर का मेन रोल ही है, मेन फंक्शन ही है कि उसको लर्निंग इफेक्टिव करनी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनाना है। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अबाउट अ चेंज, द चेंज ब्रॉट अबाउट बाय डेवलपिंग अ न्यू स्किल। कुछ नया सीख रहे हैं, सीखना एक बदलाव के बारे में है, एक नया चेंज आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ सीखा जा रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, जो कि एक नया कौशल विकसित करके लाया गया परिवर्तन है। अंदर कुछ नई स्किल डेवलप होगी ना, कुछ नया सीखेंगे, जो भी बदलाव आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो बदलाव किस चीज का हो रहा है? एक स्किल डेवलप हो रही है, नई स्किल डेवलप हो रही है, कुछ नया सीखा जा रहा है। ओके, the learning process would get completed as a result of teaching, so teaching and learning are very closely related. means शिक्षा के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसलिए शिक्षण और सीखना बहुत निकटता से संबंधित है। ऐसे कह रहे हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीटेड तब माना जाएगा जब किसकी वजह से? टीचिंग की वजह से। अगर टीचिंग और लर्निंग साथ में जुड़े हुए हैं, क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं, अगर साथ जुड़े हुए साथ में चलेंगे ना, अच्छे से चलेंगे, प्रॉपर चलेंगे, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, यहां तक का तो सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं। देखो, एक तो एजुकेशन क्या माना गया है? एजुकेशन मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी बता देती हूँ। एजुकेशन इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड सेल्फ डूइंग। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि शिक्षा सीखने का एक रूप है। ठीक है, क्या है? कुछ सीखने का है, एक फॉर्म ऑफ लर्निंग है, कुछ सीखने का है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, कि ग्रुप ऑफ पीपल के ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल एंड हैबिट्स को शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और स्वयं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। मीन्स ट्रांसफर्ड किया जाता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन से। किसके फॉर्म में? टीचिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, ट्रेनिंग के फॉर्म में, रिसर्च के फॉर्म में, सेल्फ डूइंग, खुद करके भी। मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देखो, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो नॉलेज नहीं होती है। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग इज नॉलेज। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना वो नॉलेज नहीं माना जाएगा। एनसीएफ ऐसा बोलता है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेम जो है वो बोलता है कि 2005 वो ऐसा बोलता है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। क्या बोल रहा है वो? अंडरस्टैंडिंग इज नॉलेज। समझ जो है वो नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं अवबोध। अवबोध जो होता है ना, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। द मेन वर्क ऑफ टीचर इज टू गिव नॉलेज टू द चाइल्ड, नॉट इंफॉर्मेशन। टीचर का मेन वर्क क्या है? मेन काम क्या है? मेन काम उन टीचर का ये है कि वो बच्चों को नॉलेज दे, ना ही कि इंफॉर्मेशन। As a teacher always we should try to create understanding about the topic by the use of teaching techniques. ठीक है, टीचर के तौर पे क्या होना चाहिए? हमेशा ऐसा कुछ क्रिएट करो, अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ऐसे क्रिएट करो। कैसे? बाय द यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। टेक्निक से हेल्प से, टेक्निक के हेल्प से, टेक्निक के माध्यम से जो टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी वे में करनी चाहिए ताकि इजीली अंडरस्टूड हो जाए। आई होप कि यहाँ तक का सब क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
क्या दिया हुआ है एस्पेक्ट्स में दे रखा है टीचर्स कंसेप्चुअल नॉलेज, जिसके पार्ट आगे आ जाए, जो डिस्कशन होगा, ठीक है, टीचर्स कंसेप्चुअल नॉलेज डिस्कशन हो रहा है स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल नॉलेज से, ओके। एंड टीचर्स कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड, टीचर एक दुनिया बनाएगा, फिर इंटरेक्शन करेगा बच्चों से, तो वो बच्चों को कैसे नॉलेज गेन होगा, एक्सपेरिमेंट करके सीखा जाएगा, ओके। इंटरेक्शन से ऐसे होता है। अब डिस्कशन और इंटरेक्शन, ये काफी टाइम है ना एग्जाम में ये टर्म पूछ लिए जाते हैं कि डिस्कशन क्या है, इंटरेक्शन क्या है, ओके। तो ये डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन इज बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, कुछ टॉपिक को लेके डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, टीचर और लर्नर के बीच में। एंड इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन इज बिटवीन द लर्नर एंड सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड बाय द टीचर, ठीक है। मीन्स इंटरेक्शन हो रहा है लर्नर का और कुछ वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स बता दिए गए हैं, उनके बीच में करवाते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर ने बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे नॉलेज मिल रही है उनको, ओके। अब ये एक टर्म है इंस्ट्रक्शन, ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इट इज डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स बाय द टीचर, it does not involve an interaction between the teacher and the learner, but it facilitates achievement of teaching objectives. मतलब निर्देश क्या है, निर्देश यह शिक्षक द्वारा सामग्री का वितरण है, ओके। एक ऐसी बोलते हैं ना सामग्री, एक ऐसा कंटेंट है जो टीचर के द्वारा दिया जाता है, ओके। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच बातचीत शामिल नहीं है, उनके बीच में कई कम्युनिकेशन, कुछ इंटरेक्शन कुछ नहीं है टीचर और लर्नर के बीच में, लेकिन ये शिक्षण उद्देश्य को उपलब्धि की सुविधा प्रदान करता है। कोई इंटरेक्शन नहीं है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, फिर भी ये क्या करता है, जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है ना उनको अचीव करने में एक फैसिलिटेटर का काम करता है, ओके। आई होप कि समझ में आया है यहाँ तक। अब है ना ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कैसे, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस बता दो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, या फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो हमेशा याद रखना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सीक्वेंस ये है, फर्स्ट आएगा टीचिंग अप्रोच, फिर आएगा टीचिंग स्ट्रेटेजी, थर्ड वन टीचिंग मेथड एंड लास्ट वन इज टीचिंग टेक्निक्स, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, ओके। ये सीक्वेंस पूछे जाते हैं, अगर सीक्वेंस नहीं पूछेंगे तो इनमें से कुछ भी उठा के रख देंगे कि टीचिंग स्ट्रेटेजी बता दो क्या होता है ना, आ सकता है। तो आपको हर एक की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि टीचिंग अप्रोच क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो हम पर्टिकुलर एक को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज टीचिंग अप्रोच। क्या होता है टीचिंग अप्रोच, शिक्षण उपागम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, मतलब मैं ये सेशन ले रही हूँ, सीडीपी कंटेंट करवाती हूँ, क्यों करवाती हूँ, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको हेल्पफुल होगा, आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो ये क्या हुआ, ये मेरा टीचिंग अप्रोच हुआ ना, मीन्स इसमें रीजन होता है क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ओके, ताकि गोल अचीव हो सके। इजी है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी, शिक्षण प्रविधि। अब देख लो, अब ये जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी हर एक टीचर अप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे भी क्लास में जाने से पहले की जो प्लानिंग होती है टीचर की, ओके, किस तरह से पढ़ाएंगे, टॉपिक कौन सा लेना है, सीक्वेंस देखना है, इवैल्यूएशन करना है। और फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, लेसन प्लान जो होता है ना वो हमेशा टीचिंग स्ट्रेटेजी में आता है, ओके। प्रविधि मीन्स पहले से स्ट्रेटेजी बना के जा रहा है टीचर क्लास में, कैसे सीक्वेंस में पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कैसे इवैल्यूएशन होगा बाद में, क्या क्या लेसन प्लान करके टीचर जाता है पहले, ओके। पहले टीचर ये सब कुछ प्लानिंग कर लेता है,
ओके, आई होप यहाँ तक पता लग गया। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। देखा जाए ना तो बहुत सारी टीचिंग मेथड्स हैं। मैं इसके बाद का जो सेशन है ना, मैं आपको मेथड्स ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेथड से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जिसकी हद नहीं है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड। तो अभी सिर्फ आप थोड़ा बेसिक सा समझ लो कि टीचिंग मेथड क्या है, टीचर कौन कौन सी मेथड यूज करके पढ़ाता है। ओके, क्यों? क्योंकि टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनाना है ना, पर्पसफुल बनाना है, बच्चों को समझ में आए वो मेथड अप्लाई करनी है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। अब देख लो, अगर थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो उसको टीचर डायरेक्टली लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एज अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ, वो स्टोरी टेलिंग से समझ जाएगा। अगर आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करोगे ना तो बच्चा इजीली समझेगा उस कंसेप्ट को। तो टीचर को बच्चे की एज की, इंटेलिजेंस, काफी सब कुछ कंसीडर करके मेथड अप्लाई करनी है। ओके, तो मेथड्स बहुत सारी हैं, मैं पर्टिकुलर एक सेशन ले लूंगी। ओके, इसके नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो उसी का आएगा, मेथड्स ही करवाऊंगी मैं। बहुत सारी मेथड्स हैं तो वो मैं सारे डिटेल में करवाऊंगी। अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लो कि टीचिंग मेथड क्या होता है। टीचिंग मेथड वो होता है कि टीचर कौन कौन सी मेथड यूज करके बच्चों को समझाता है। बहुत सी होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, ओके, बहुत सी इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, बहुत सारी मेथड हैं और वो सारी मैं डिटेल में करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट टीचिंग टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण तकनीक क्या होती है? आजकल अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज किए जाते हैं ताकि उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो जाए। टीचर सोचता है कि बस कंसेप्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, स्टोरी के थ्रू समझा दिया, पिक्चर्स के थ्रू समझा दिया। टीचिंग लर्निंग एड्स भी बहुत सारे आते हैं, उनके थ्रू, ऑडियो विजुअल वगैरह है, काफी कुछ है, उनके थ्रू समझा दिया। ओके, सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब देख लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल्स मीन्स चर बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली देयर आर 3 वेरिएबल्स इन टीएल प्रोसेस। कंफ्यूज मत होना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लिखा हुआ है। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो बेसिकली देयर आर 3 वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। कौन होता है? टीचर। ओके, टीचर इंडिपेंडेंट होता है, टीचर ही सब कुछ सिखाने वाला ही टीचर है, नॉलेज देने वाला ही टीचर है। इंटरवेनिंग, सेकंड वन इज इंटरवेनिंग, जिसको कहते हैं मध्यस्थ चर, जिसमें एनवायरमेंट भी आ जाता है, टीचिंग मेथड्स भी आ जाती है, टीचिंग स्ट्रेटेजी भी आ जाती है, करिकुलम भी आ जाता है, सिलेबस, कंटेंट, सारा कुछ इसी में इन्वॉल्व है। ओके, एंड लास्ट वन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होते हैं? जिसको कहते हैं आश्रित चर। कौन है डिपेंडेंट? वो है स्टूडेंट, बच्चे, लर्नर, स्टूडेंट ही तो है। ओके, ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसमें इतना कुछ याद करने का है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कौन से वेरिएबल्स हैं एंड किसमें क्या आता है। ओके, इंडिपेंडेंट टीचर है, इंटरवीनिंग में टीचिंग मेथड्स आ जाती है, स्ट्रेटेजी, करिकुलम, सिलेबस, कंटेंट, एनवायरमेंट, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है। एंड डिपेंडेंट में मीन्स स्टूडेंट कह दो, लर्नर कह दो। ओके, जो भी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। बेसिकली देखा जाए तो शिक्षण के कितने चरण हैं? 3। ओके, फर्स्ट वन इज प्री एक्टिव। प्री एक्टिव फेज, उसको कह दिया जाता है पूर्व सक्रिय। ओके, पूर्व सक्रिय चरण कह दो। तो इसमें क्या होता है? रिफर्स टू प्लानिंग। इसमें होता है टीचर क्लास में जाने से पहले क्या करता है? लेसन प्लान करता है। ओके, पाठ योजना बनाता है, लेसन प्लान होता है। इसमें लेसन देने से पहले प्लान करके जाता है टीचर कि मैं कैसे पढ़ाना है, क्या टॉपिक्स लेना है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है, कैसे बच्चों को कनेक्ट करना है। ओके, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से कैसे उनको कनेक्ट करना है। ओके,
टीचर को ये ध्यान रखना है कि जितने इजी एंड जितने डे टू डे रूटीन लाइफ से एग्जाम्पल्स कनेक्ट करेंगे ना, उतना ही बच्चा इजीली सीख पाता है। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं रखना है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बच्चों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी फील करते हैं, वो इजीली नहीं समझ पाते हैं। ओके, इसका मतलब जितना हो सके उतना इजी कंटेंट रखना है, इजी एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज भी बोल दिया जाता है, इसको एग्जीक्यूशन फेज भी बोला जाता है हम। ओके, एंड इसको हिंदी में कह दिया जाता है सक्रिय चरण। सक्रिय है मीन्स एक्टिव है ना। अब इंटरेक्टिव फेज है मीन्स क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच, टीचर और लर्नर के बीच। टीचर क्लासरूम में पहुंच चुका है। ओके, रिफर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, टीचिंग, इसमें प्रॉपर लेसन एग्जीक्यूट करता है, टीचिंग होती है, टीचर द्वारा टीचिंग होती है, टीचर और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, क्लासरूम इंटरेक्शन होता है इसमें। ओके, एंड लास्ट वन इज पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे कह दिया जाता है उत्तर सक्रिय चरण। रिफर्स टू द फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है, मेनली इसमें फीडबैक, इवैल्यूएशन, वो सब कुछ आ जाता है। मीन्स लेक्चर डिलीवर हो चुका है, टीचर ने क्लासरूम में एग्जीक्यूट कर दिया है अपना लेसन। ओके, इंटरेक्शन हो चुका है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टॉपिक, सिलेबस जो कुछ भी पढ़ाना चाह रहे थे टीचर, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फीडबैक आता है ना, फीडबैक होता है, इवैल्यूएशन होता है, कितना समझ पाए बच्चे, क्या क्वेरीज हैं, कहाँ डिफिकल्टी आई, वो सब कुछ लास्ट फेज में आ जाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। इसमें इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत ही कंफ्यूजन भी इसी में क्रिएट होता है। ओके, तो मैं आज सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, ध्यान से समझना आप। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कितने प्रकार है वो देख लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ओके, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, फर्स्ट वन हम समझते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक। औपचारिक में क्या होगा, ये रेगुलर होता है, फॉर्मल ड्रेसअप होके, ड्रेस वगैरह डाल के जा रहे हैं, टाइम टू टाइम जा रहे हैं स्कूल, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, स्कूल कॉलेज जहां भी जा रहे हो, वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स अनौपचारिक। अनौपचारिक है मीन्स कहीं पे भी, कैसे भी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कहीं पे भी एनी टाइम एनीवेयर वाला सीन है, यहाँ पर लाइफ से रिलेटेड है, हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ओके, पेरेंट्स के थ्रू सीख रहे हैं, फ्रेंड्स के थ्रू सीख रहे हैं, नेबर्स वगैरह से कुछ पता लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं। ओके, अब देखो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं। टीचर जब स्कूल में बच्चे को सिखाता है, मान लो एक लेडी है, स्कूल टीचर है, ओके, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन हो गया। ओके, और वही लेडी, वही टीचर घर पे अपने बच्चे को सिखा रही है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। क्यों? जो लेडी स्कूल में पढ़ाती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह काफी कुछ उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो वो फॉर्मल एजुकेशन हुआ। एंड वही लेडी, वही टीचर अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रही है, तो वो इनफॉर्मल हुआ, क्योंकि वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, जैसे पढ़ाना है, जो लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे समझाना है समझाओ, ठीक है, फ्री रहते हैं बिल्कुल। इनफॉर्मल ये होता है। ओके, आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, फॉर्मल एजुकेशन कौन सा और इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सा। ओके, नेक्स्ट आएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसको कह दिया जाता है गैर औपचारिक। इसमें क्या होता है, नॉन फॉर्मल में जैसे कि पढ़ाई हो रही है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ओके, बट इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको टाइम टू टाइम अटेंड करना ही है स्कूल कॉलेज वगैरह, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। इसमें एग्जाम्पल्स है ओपन स्कूलिंग, जैसे इग्नू वगैरह है, ठीक है, NIOS वगैरह है, काफी कुछ है, ये ओपन स्कूल्स वगैरह है, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर आपको एडमिशन हो जाता है, सर्टिफिकेट में एग्जाम होती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है,
ठीक है, बट रेगुलर जाना जरूरी नहीं है, अटेंडेंस जरूरी नहीं है, आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस लर्निंग होता है ना, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ नॉन फॉर्मल में आ जाता है। ओके, आई होप के कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। कौन से लेवल्स हैं, शिक्षण के स्तर देख लेते हैं। ये हायरार्की है, पिक्चर में आप देख सकते हो, इसको हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की मीन्स वर्गीकरण है, जिसमें बता दिया जाता है बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, लोवेस्ट लो टू हाई। ओके, तो ये जो आपको पिरामिड जो दिख रहा है ना, ये नीचे से लोअर टू हाई जाएगा, लो टू हाई जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लेवल जो माना जाएगा ना लेवल्स ऑफ टीचिंग का, फर्स्ट कौन सा है, मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, अब ईच एंड एवरी लेवल को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। क्या होता है ये स्मृति स्तर? ये जो है हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति हैं जो इसको बोलते हैं, इसकी बात करते हैं मेमोरी लेवल की। वो उनका ये कहना है कि ये एक लोवेस्ट लेवल है। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया ना, हायरार्की में मैंने बताया लोवेस्ट लेवल है ये। इसमें जो थॉट लगता है ना, बहुत ही बोलते हैं ना विचारशीलता कम होती है इसमें। थॉटलेस बोल दो या लीस्ट थॉटफुल बोल दो, इसमें दिमाग यानी थिंकिंग पावर बिल्कुल कम लगता है, इसमें कुछ नहीं लगता है। डेटा बेस्ड टीचिंग है, जैसा बता दिया बिल्कुल वैसा ही बच्चा याद कर लेता है, वैसा ही माइंड में फीड कर लेता है। इंपॉर्टेंस गिवन टू रोट मेमोराइजेशन, ठीक है, रटने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है मेमोरी लेवल में। ओके, इसमें बच्चे को अगर आप टेबल्स भी लर्न करवा दोगे ना, 2 1 2 2 2 4, तो वो वैसा का वैसा रट लेगा। उसको ये नहीं पता कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, क्या कुछ है, वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी आया नहीं है ना, वो तो सिर्फ मेमोरी लेवल है। वो तो बस उसको जो याद कराओगे वही अपना वो माइंड में फिट कर लेगा। ओके, अब इसके कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मेमोराइज करना, याद करना। ओके, कुछ भी आपने बोल दिया, जैसे मैंने अभी बताया, वो क्या कर लिया, याद कर लिया, माइंड में फिट कर लिया, याद कर लिया। रिटेन, धारण कर लिया। रिटेन करना मीन्स धारण करना मीन्स माइंड में एकदम एज इट इज पुट कर लिया। रिकॉल, फिर जब जरूरत पड़ी तो उसको क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया ना, पुनः स्मरण कर लिया, मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, याद भी तो कर रहे हैं ना साथ में। एंड लास्ट वन इज रिप्रोड्यूस, पुनरुत्पादन हो गया ये, पुनरुत्पादन। इसमें क्या है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर मीन्स अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, चिंतन नहीं लगता, ये थॉटलेस है, लीस्ट थॉटफुल भी कह दिया जाता है इसमें। देखो फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर बच्चे को सिखा रहे हो 2 1 2 2 2 4, तो वो क्या करेगा, पहले प्रोसेस कैसे चलेगा, ये मेमोरी लेवल का प्रोसेस कैसे चलता है, पहले मेमोराइज होता है, मीन्स बच्चे ने वो याद कर लिया, रट लिया, 2 1 2 2 2 4। ओके, फिर वो रिटेन करेगा, मीन्स धारण कर रहा है, माइंड में बिठा रहा है, पुट कर रहा है वो कि हाँ ये है, ऐसे का ऐसे दिमाग में बिठा लिया। फिर रिकॉल, वक्त आने पर उसी को फिर रिपीट भी करेगा ना, वरना तो भूल जाएगा, रिपीट तो करता रहना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे था, 2 1 2 था, 2 2 4 था, रट लिया बिल्कुल। और लास्ट में रिप्रोड्यूस कर देगा। ओके, मीन्स उसको अप्लाई कर देगा, कोई पूछेगा ना ऐसे कैसे बता देगा कि ऐसे था। ओके, आई होप कि मेमोरी लेवल आपको समझ में आ गया। इसमें फोकस किस पे होता है, फोकस होता है कंटेंट पे। ओके, जो पाठ्य वस्तु है ना, इस पे फोकस रहता है। प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उसको उसके बेसिस पे न्यू नॉलेज को कनेक्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मैकेनिकल टेक्निक्स वगैरह इवैल्यूएशन है जो ट्रेडिशनल वे में होता है, ये सब कुछ इस पे फोकस किया जाता है। एंड बीएस ब्लूम ने लेवल्स दिए हुए हैं, तो उनका जो फर्स्ट लेवल है ना, नॉलेज लेवल, उससे कनेक्ट किया गया है मेमोरी लेवल को। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर में क्या होता है, इसमें मॉरिसन है,
जो इस कंसेप्ट को मानते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, उनका ये कहना है कि ये थॉटफुल लेवल है। मीन्स जो मेमोरी लेवल था वो तो सिर्फ रटने पे फोकस डालता था ना, मीन्स कुछ थिंकिंग लगी नहीं रही थी उसमें। एंड ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉट आ रहा है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा कुछ सोच रहा है बच्चा कि ये 2 1 जा 2 आया कहाँ से, ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी थिंकिंग लगा रहा है, वो चिंतन कर रहा है, विचार शामिल है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, थिंकिंग इन्वॉल्व है इसमें। ओके, अंडरस्टैंड कर रहा है, बोध कर रहा है बच्चा, कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर पाता है बच्चा, इसमें कंपेयर करेगा, इसको इसके साथ करेगा, ठीक है, एक चीज को दूसरे साथ से कंपेयर करना सीख जाता है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड रूल्स। वो इन दोनों के बीच में तथ्य और नियम के बीच के जो रिलेशन है, उनको उनके बीच में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, क्या कुछ है, सब कुछ समझने लग जाता है, रीजनिंग लगाने लग जाता है, लॉजिक लगाने लग जाता है इस लेवल के बच्चे। ओके, एक टाइप की इमेजिनेशन आ जाती है, कल्पना भी लगाने लग जाते हैं। ओके, कुछ भी कोई भी कंसेप्ट होगा ना, उसकी क्या करते हैं, कल्पना लगाने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं। अब इसमें बीएस ब्लूम ने क्या बोला है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, ये बीएस ब्लूम ने जो लेवल दे रखे उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल से कनेक्टेड है दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड हो जाते हैं इसमें। नाउ लास्ट वन है चिंतनशील स्तर, मीन्स रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं हंट का कहना है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ना, ये मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है, ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा चिंतन लगता है। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड लेवल है, मीन्स इसमें क्या करता है बच्चा, फुल्ली मैच्योर है, लॉजिक, रीजनिंग, सब कुछ पावर उसकी डेवलप हो चुकी है अच्छे से, और वो सारा कुछ कोई भी प्रॉब्लम होगी उस पर अप्लाई करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सोल्यूशन भी निकाल सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग पावर भी डेवलप हो जाती है, आलोचनात्मक चिंतन करने लग जाता है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, समस्या समाधान, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन निकालने में माहिर हो जाते हैं। ओरिजिनल थॉट्स लगाते हैं, मौलिक चिंतन आ जाता है इसमें, कोई भी कंसेप्ट होगा उसमें क्या करते हैं, कोई भी होता है उसमें अपने ओरिजिनल थॉट्स अप्लाई करने लग जाते हैं। एंड मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना उसके बहुत से सॉल्यूशन निकाल लाते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मीन्स एक प्रॉब्लम के इतने सारे सॉल्यूशन निकाल देते हैं एंड पूरी तरह से सब कुछ उनका डेवलप हो जाता है, सारी पावर्स डेवलप हो जाती है, फुल्ली मैच्योर हो जाती है, इसीलिए तो इसको हाईएस्ट लेवल कहा गया है। ओके, इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल को हाईएस्ट लेवल कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहा गया है। ओके, आज का सेशन यहीं तक का था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड ये सिर्फ सीडीपी में नहीं, इंग्लिश की पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी, इनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसको सिर्फ आप सीडीपी के लिए कंसीडर मत करें, इंग्लिश भी हिंदी भी, इन सबके पैडागोजी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सीडीपी में भी आते हैं और इनमें भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी आते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ओके, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे टीचिंग मेथड्स। ओके, उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डीपली ईच एंड एवरी मेथड को डिस्कस करते हुए चलेंगे, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के सेशन से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।